नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं वो मैं कुछ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से संबंधित कुछ दिलचस्प आंकड़ों और कुछ दिलचस्प फैसलों के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। दिलचस्प आंकड़े ये हैं कि आपको ये पता ही है कि 255 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी बहुमत हासिल कर लिया। लगातार दूसरी बार सरकार भी बन गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 52 मंत्रियों ने भी शपथ ले ली। लेकिन एक रोचक बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा अंतर से जीत दर्ज करने वाले विधायक हैं, ऐसे में 10 विधायकों की चर्चा करूंगा जो सबसे ज़्यादा अंतर से जीतने वाले हैं। उन विधायकों को मंत्रिपरिषद का जब गठन किया गया तो उसमें उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई, यानी उनको मंत्री नहीं बनाया गया। उनमें से कई लोगों को, कुछ एक को मंत्री बनाया गया है। और मेरे पास जो सूची है उनमें जो सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, सबसे बड़े अंतर से जो जीत दर्ज की है वो गाज़ियाबाद ज़िले में साहिबाबाद एक सीट है। और ये मतदाताओं की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी सीट मानी जाती है, क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं, नंबर ऑफ वोटर्स के हिसाब से ये सबसे बड़ी, प्रदेश की सबसे बड़ी सीट है साहिबाबाद। यहाँ से जो बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं सुनील कुमार शर्मा, इन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को, अमरपाल शर्मा को हराया है। और इनके जीत का अंतर जो था वो 2,14,000 वोटों से भी ज़्यादा का था, यानी लगभग 70% वोट ये खुद पाए थे और बाकी बचा हुआ वोट जो है वो इनके निकटतम प्रतिद्वंदी और दूसरे लोगों ने हासिल किया था। लेकिन और ये दूसरी बार, क्या ये 2-3 बार विधायक रह चुके हैं। और जितने जो 10 जो लंबे अंतर से जीते हुए विधायक हैं, इनमें ज़्यादातर ऐसे हैं जो 2 बार 3 बार से ज़्यादा विधायक रह चुके हैं। दूसरा नंबर है जो 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है, लगभग 2.25 लाख से, वो हैं नोएडा से विधायक पंकज सिंह, वो भी दूसरी बार जीते हैं। इसके अलावा नोएडा में ही दादरी एक विधानसभा सीट है, वहाँ से तेजपाल सिंह नागर बड़े अंतर से जीते हैं, करीब 1,38,000 वोटों से। मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल की जीत 1,17,000 से हुई है। पुरुषोत्तम खंडेलवाल हैं, ये आगरा उत्तर से जीते हैं। इसके अलावा मथुरा से जीतने वाले श्रीकांत शर्मा, जो पिछली सरकार में बहुत ही पावरफुल मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री थे, उनको भी मंत्रिपरिषद में इस बार जगह नहीं दी गई, उनको भी मंत्री नहीं बनाया गया। और एक मंत्री थे भी गाजियाबाद से, अतुल गर्ग, उनकी भी, वो इस बार भी वो 1,05,000 वोटों से करीब जीते हैं, लेकिन उनको भी मंत्री नहीं बनाया गया। और ये जो बड़ी जीत हासिल करने वाले 10 से 11 लोग हैं, इनमें योगी आदित्यनाथ भी हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं। ये तो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इनके अलावा करीब 8-9 लोग ऐसे हैं जो कि 1 लाख से ऊपर से जीत हासिल करने के बावजूद वो मंत्रिपरिषद में जगह नहीं बना सके हैं। अच्छा, एक और बड़ी उल्लेखनीय बात है कि ये जो 1 लाख के ऊपर की जीत हासिल करने वाले हैं, ये सारे के सारे विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल का कोई विधायक इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाया है। खैर, दूसरी बात, एक और जो इसमें इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि मंत्रिपरिषद में ऐसे लोग भी जगह पा गए हैं जिन्होंने सबसे कम मतों के अंतर से जीत हासिल की है। रामपुर के पास बिलासपुर विधानसभा सीट है और वहां से बलदेव सिंह औलख ने मात्र 307 मतों से जीत दर्ज की। पिछली बार वो मंत्री थे, इस बार भी उनको मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है। बलदेव सिंह औलख एकमात्र सिख समुदाय से आने वाले मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आने वाले विधायक हैं, तो उनको मंत्री बनाया गया है। दूसरी ओर बड़ौत से केपी मलिक ने, वो भी दूसरी बार लगातार विधायक हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और 315 वोटों से उन्होंने केवल जीत हासिल की, लेकिन उनको मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है। तो और जो गाज़ियाबाद और नोएडा में दिलचस्प बात यह है कि नोएडा गाज़ियाबाद में जितनी सीटें हैं, 5 सीटें गाज़ियाबाद की, 3 सीटें नोएडा की, इन सारी सीटों पर बीजेपी को ही जीत हासिल हुई है। बावजूद इसके मंत्रिपरिषद में इस पूरे क्षेत्र को, एनसीआर का जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वो शहरी क्षेत्र है,
और यहाँ बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के और बिहार के बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, दिल्ली में और आसपास के इलाकों में नौकरी करते हैं, वो लोग यहाँ पे मतदाता हैं और उस पूरे क्षेत्र को मंत्रिपरिषद में इग्नोर किया गया है। एक बात और, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी इस बार नोएडा का प्रतिनिधित्व तो नहीं है। डॉक्टर महेश शर्मा वहाँ से सांसद हैं, पिछली बार वो मंत्री थे, लेकिन इस बार वहाँ केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी कोई जगह नोएडा को नहीं दी गई है। हालांकि गाजियाबाद को प्रतिनिधित्व तो मिला है, जनरल वीके सिंह मिनिस्टर है। अच्छा, एक बात और, न केवल बहुत कम अंतर से जीते हुए विधायक भी मंत्री बन गए हैं, बल्कि कई ऐसे लोग भी हैं जो हारे हुए भी हैं, वो भी मंत्री बन गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ही एक उदाहरण है। उसके अलावा ऐसे लोग भी मंत्री बन गए जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। दानिश आज़ाद अंसारी, जो कि एकमात्र मुस्लिम मिनिस्टर बनाए गए हैं, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, और विधान परिषद के तो कई लोग मंत्री बने ही हैं। सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी जीत हासिल करने वाले लोग और लगातार जीत हासिल करने वाले लोग मंत्रिपरिषद में जगह क्यों नहीं बना पाए। सुनील कुमार शर्मा इस बार 2.25 लाख के अंतर से करीब जीते हैं। पंकज सिंह 1 लाख के ऊपर से मतों से जीते हैं। पिछली बार भी लोगों की जीत का जो अंतर था ऐसे ही था। श्रीकांत शर्मा की जीत का अंतर भी 1 लाख से ज़्यादा का था, पिछले बार भी, इस बार भी है। तो इन लोगों को क्यों जगह नहीं दी गई है? और इनमें से ज़्यादातर जो विधायक हैं वो इसी इलाके के हैं भी, नोएडा, गाज़ियाबाद, मथुरा और आसपास के इलाकों के। इनके पीछे बात ये कही जा रही है कि एक तो मंत्रिपरिषद में जो जगह, हालांकि अभी संभावना कुछ लोगों की बन भी सकती है, कुछ लोग बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी 52 लोगों को बनाया जा चुका है, तो इसका मतलब कि अब संभावना बहुत कम ही है, क्योंकि 15 जो विधानसभा की संख्या होती है, विधानसभा का जो आकार होता है, जितने मेंबर्स होते हैं उसके 15% लोगों को ही, विधायकों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। तो उस हिसाब से करीब 60 लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये कानूनी प्रावधान यही है। यानी अभी भी माना जा सकता है कि 6-7 लोगों की गुंजाइश बची हुई है, पर अब तक तो नहीं बन पाए हैं। आगे देखना होगा, हो सकता है और भी किसी को एकोमोडेट करना हो और लोगों को भी बनाना हो। वजह जो बताई जा रही है, अच्छा, गाज़ियाबाद और नोएडा में इसको लेकर के लोगों में बड़ी नाराज़गी भी है। लोगों का कहना है कि सबसे ज़्यादा जो टैक्स देने वाले लोग हैं यहाँ पर हैं, लेकिन उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, मिनिस्ट्री में कोई उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, होना चाहिए। कारणों की कुछ बात की जाए तो कारण ये भी दिए जा रहे हैं कि चूंकि पूरे पश्चिमी इलाके से, और ये क्षेत्र भी पश्चिमी इलाके में ही आता है, यहाँ से 16 मंत्री बनाए गए हैं, और किसी भी एक इलाके से जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो यहीं की है। 16 में से चूंकि इतने ज़्यादा बनाए जा चुके हैं, और 2-3 अगर यहीं से और हो जाते तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता क्षेत्रीय आधार पर। ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं, ये बातें कही जा रही हैं। ये जो 16 लोग बनाए गए हैं उनमें उस जाटलैंड के कई लोग भी बनाए गए हैं मिनिस्टर, और जो मैंने अभी जिक्र किया कि बहुत कम अंतर से हारने वाले लोग हैं, ये उसी इलाके के लोग हैं, विधायक हैं, जहां पर किसान आंदोलन का काफ़ी प्रभाव था। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ रहे थे, भारतीय किसान यूनियन का प्रभाव था जो कि बीजेपी के विरोध में थी। यानी वहाँ पर सबसे ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, और अब एक बार वहाँ इन विधायकों को मंत्रिपरिषद में जगह दे करके वो अपनी पहुँच को फिर से बढ़ाना चाहती है। एक कारण इसका ये समझ में आ रहा है, और ऐसा कई ऑफ द रिकॉर्ड नेताओं के साथ बातचीत में ये बातें स्पष्ट तौर पर वो बता भी रहे हैं। दूसरी बात, अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए, अब सुनील कुमार शर्मा को क्यों नहीं जगह मिली, इसके पीछे तो यही एक कारण समझ में आता है कि शायद प्रतिनिधित्व ऑलरेडी इतना हो चुका था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कि उनको जगह नहीं मिली। पंकज सिंह के बारे में एक बात ये कही जा रही है, और पंकज सिंह की दावेदारी बड़ी मजबूत मानी जा रही थी, क्योंकि वो काफ़ी सक्रिय रहे, लोकप्रियता भी उनकी अपने क्षेत्र में है, और एक सरल स्वभाव के बताए जाते हैं, जो अपनी पार्टी में एक सौम्य नेता की उनकी अपनी इच्छा भी है। लेकिन उनके साथ बात ये रही कि परिवारवाद का मसला जुड़ा हुआ है। राजनाथ सिंह के बेटे हैं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के,
उनको मंत्री अगर बनाया जाता है तो ये भी आरोप लग सकते हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अगर इस आधार पर मूल्यांकन किया जाए, इस आधार पर देखा जाए, तो परिवारवाद दिखाई पड़ रहा है। कई नेताओं के परिवार के लोग बनाए गए हैं। संदीप सिंह जो कल्याण सिंह के बेटे हैं, कल्याण सिंह के पौत्र हैं, उनके पिता भी सांसद हैं और वो भी मंत्री बने हैं। पिछली बार भी मंत्री बने थे, इस बार भी बने हैं, और भी कई नाम इस तरीके से हैं। तो परिवारवाद वाली तो बात नहीं हो सकती है। बाकी क्या बात है, इसको बीजेपी के नेता ही बता सकते हैं, या फिर हो सकता है कि जब कभी विस्तार हो मंत्रिपरिषद का तो शायद पंकज सिंह को दोबारा जगह मिल जाए। दूसरी बात ये है कि कुछ एक मंत्री थे जिनको हटा दिया गया। श्रीकांत शर्मा पावरफुल मिनिस्टर थे, जैसा मैंने अभी जिक्र किया। अतुल गर्ग थे, और श्रीकांत शर्मा के बारे में ये कहा जाता है, हालांकि उनके ऊपर कई तरीके के आरोप लगे हैं और बीजेपी के नेताओं की शिकायतें भी रही हैं कि वो लोगों से मिलते जुलते नहीं थे या उनका व्यवहार उन लोगों से ठीक नहीं था। यानी एक जो एटीट्यूड वाली बात है उसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं होती रही हैं। और लेकिन जो एक परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट था उनमें से एक ऊर्जा विभाग को भी माना जा रहा था कि वो ऐसा विभाग था जो बेहतर काम कर रहा था, पर उनको भी नहीं रखा गया। अतुल गर्ग के बारे में, उनके क्षेत्र में उनकी छवि अच्छी नहीं थी। चुनाव टिकट तो उनको मिल गया था और लंबे बड़े अंतर से चुनाव भी जीत गए, लेकिन उनके बारे में ऐसा पहले से भी लग रहा था कि शायद इस बार उनको मंत्रिपरिषद में जगह न मिले। लेकिन गाजियाबाद से 4 और भी विधायक जीते हुए थे और उनमें अगर रिप्रेजेंटेशन मिल सकता था तो सुनील कुमार शर्मा को, जो लगातार बड़े अंतर से जीत रहे थे, इस बार सबसे ज़्यादा अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की थी, तो इस आधार पर उनको दिया जा सकता था, लेकिन उनको जगह नहीं दी गई। अच्छा, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जा रही है और बीजेपी के कई नेता भी ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को कहते हैं कि एनसीआर वाले क्षेत्र में जो लोग खास तौर पर शहरी इलाकों में जीत करके आए हैं, उनमें उनका कोई अपनी जीत में योगदान नहीं है, बल्कि एक तो शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की स्थिति वैसे भी मजबूत है, दूसरे मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव रहा, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में उनको जीत हासिल हुई और एक बड़े अंतर से उनको जीत हासिल हुई। लेकिन ये कोई तर्क नहीं हो सकता है। अगर ये तर्क है तो ये पूरे उत्तर प्रदेश पर लागू होता है, या पूरे उत्तर प्रदेश पर नहीं तो कम से कम शहरी इलाकों की सभी सीटों पर लागू होता है। तो सारे जगहों पर लोग इतने बड़े अंतर से क्यों नहीं जीते? कुछ न कुछ तो फैक्टर रहा ही होगा उन उम्मीदवारों का भी, या नहीं भी रहा हो तो अगर इतने बड़े अंतर से जीत रहे हैं तो कम से कम ये मैसेज तो, एक संदेश तो देना चाहिए कि अगर उनको जनता का इतना बड़ा समर्थन हासिल हुआ है तो पार्टी भी उनको रिकॉग्नाइज कर रही है, उनकी जीत को रिकॉग्नाइज कर रही है, जनता के इतने बड़े समर्थन को रिकॉग्नाइज कर रही है और उनको एक अच्छा ओहदा मंत्रिपरिषद में जगह दे करके उनकी क्षमताओं का और अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। बहरहाल ऐसा नहीं हो पाया है, लेकिन आगे उम्मीद है कि शायद ये जो बड़े अंतर से जीत दर्ज करने वाले विधायक हैं, हो सकता है कि उनको आगे मौका ज़रूर मिले। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम दूसरे वीडियो में फिर किसी दूसरे मुद्दे पर कुछ नई बातों को, नई चर्चाओं के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आपको याद दिला दें कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और उस पर जो बेल आइकॉन होता है उसको ज़रूर दबाएं। उसको दबाने से आपको जो नोटिफिकेशन मिलेगा, जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उसको तुरंत देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, उसके ज़रिए भी हमसे जुड़ सकते हैं।